नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिस्किया में, जहां हम राज खोजते हैं उन अंधेरी रातों का जो कभी खत्म नहीं होती। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, एक शहर में जहां रहस्य घेरा हुआ है, एक खूबसूरत और सफल महिला रश्मिका अचानक गायब हो जाती है और उसकी गुमशुदगी के पीछे छिपे खतरनाक सच का पता लगाने के लिए उसकी दोस्त प्रियंका, गीता और राजीव जुट जाते हैं। जैसे जैसे वे सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, वे धोखे, विश्वासघात और हत्या के एक अंधेरे जाल में फंस जाते हैं। रश्मिका की कहानी एक चौंकाने वाली मोड़ लेती है जब वे उसके पति की मौत और उसके आसपास के लोगों की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। पुलिस, गुप्त कबूलनाओं और एक रहस्यमय मोड़ के साथ यह कहानी अच्छाई और बुराई के बीच की बारीक रेखा को खंगालती है, जहां कभी कभी अतीत को दफनाया नहीं जा सकता। इस रोमांचक यात्रा में शामिल होइए, जहां न्याय की लड़ाई के साथ साथ छुपे हुए राज और बदला भी सामने आते हैं। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए गीता अपने हस्बैंड राजीव के साथ दिल्ली से दीपूपुर जाने की तैयारी कर रही थी। शाम तक सारी तैयारी करके गीता खाना बनाने लगी। खाना खाकर राजीव और गीता दीपूपुर निकलने के लिए तैयार हो गए। राजीव ने कार निकाली और दोनों निकल पड़े अपने सुहाने सफर पर। चांदनी रात में सफर और ठंडी हवाओं का साथ दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। कार में धीमे धीमे गाना बज रहा था। गीता राजीव के कंधे पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। दोनों मौसम और गानों का मजा लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे धीरे शहर की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए दोनों दिल्ली दीपूपुर हाईवे पर आ गए। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे और घने पेड़ और उनके बीच का घना अंधेरा सफर को थोड़ा डरावना बना रहा था। अचानक गीता ने राजीव से पूछा, "यह कौन सी सड़क है जिससे हम जा रहे हैं?" राजीव ने बताया, "यह दिल्ली दीपूपुर हाईवे है।" राजीव, "क्या सच में यह दिल्ली दीपूपुर हाईवे है?" गीता ने सीधे बैठते हुए कहा, "हाँ मेरी जान, जब हम दिल्ली से दीपूपुर जा रहे हैं तो वही हाईवे तो पकड़ेंगे ना?" राजीव ने प्यार से गीता की तरफ देखते हुए कहा, "लेकिन राजीव, मैंने सुना है कि यह हाईवे भूतिया है और इस हाईवे पर बहुत सी अजीब घटनाएं होती हैं, जिनमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है।" गीता ने डरते हुए कहा, "अरे मेरी प्यारी बीवी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। तुम आज के जमाने में भी ऐसी बेकार की भूतिया बातों पर विश्वास करती हो। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों डरती हो?" राजीव ने गीता को समझाया। "लेकिन राजीव, इसी रास्ते पर तो वह भानगढ़ का भूतिया किला भी पड़ता है, जिसके बारे में कहते हैं कि उसमें भूत रहते हैं।" गीता ने डरते हुए बोला, "अरे तो क्या हुआ? हम कोई किला घूमने तो जा नहीं रहे हैं, और फिर अगर कोई भूत मिल भी जाता है तो उसको हेलो बोलकर आगे बढ़ लेंगे।" राजीव ने हंसते हुए कहा। थोड़ी ही देर में दोनों काफी रास्ता पार कर चुके थे। 5 घंटे के सफर को दोनों जल्दी ही पूरा करके दीपूपुर पहुंचना चाहते थे। रात के 3 बज रहे थे और राजीव पूरी तरह जागते हुए गाड़ी चला रहा था। गीता भी जागी हुई थी और राजीव से बातें कर रही थी ताकि वह सो न जाए। अचानक दोनों को कार में ठंडक का एहसास हुआ। गीता ने कहा, "राजीव, एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है।" राजीव ने एसी चेक करते हुए कहा, "लेकिन गीता, एसी तो चल ही नहीं रहा है। वैसे ठंड तो मुझे भी लग रही है। ऐसे कैसे अचानक इतना ठंडा हो गया, जबकि मौसम तो गर्मी का है?" गीता सोचते हुए बोली। दोनों सोचने लगे कि रात का तापमान अचानक कैसे गिर रहा है। रोड पर सन्नाटा और सिमटी हुई ठंडक ने उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दी। अचानक गीता बाहर देखकर चीख पड़ी, "क्या हुआ गीता, तुम क्यों चिल्लाई?" राजीव कार रोकते हुए बोला,
राजीव, कार मत रोको, चलते रहो। मैंने अभी अभी एक बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर बैठे देखा, गीता डरते हुए बोली। राजीव ने कार चला दी। गीता बहुत ही डरी हुई सी बैठी थी। गीता, हो सकता है कि तुमने किसी डाल को देखकर बूढ़ा आदमी समझ लिया हो। सोचो जरा, इतनी रात में भला पेड़ पर कौन चढ़कर बैठेगा? राजीव ने समझाते हुए कहा। नहीं राजीव, वो कोई डाल नहीं थी, मैंने अच्छे से देखा था। वो एक बूढ़ा आदमी ही था और वह हम दोनों को घूर रहा था। गीता डरते हुए बोली। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक बिना सिर की बुजुर्ग महिला आती हुई दिखाई दी और अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कार के पास पहुंचते पहुंचते वह महिला गायब हो गई। यह देखकर राजीव और गीता भय से कांपने लगे। राजीव, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह रास्ता भूतिया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद देखकर यकीन हुआ ना कि लोग झूठ नहीं बोलते। गीता रोते हुए बोली। हाँ गीता, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय आगे बढ़ने के, क्योंकि पीछे मुड़ने में भी खतरा है। राजीव बेबसी से बोला। दोनों भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे। देखो राजीव, अब कुछ भी हो जाए तुम कार मत रोकना, नहीं तो शायद हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, गीता ने राजीव से कहा। और अब तुम बस आगे देखना, इधर उधर रोड के बिल्कुल मत देखना। हम 1-2 घंटे में दीपूपुर पहुंच जाएंगे, राजीव ने उसे समझाते हुए कहा। अभी कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें शादी का जोड़ा पहने एक महिला दिखाई दी, जिसके साथ कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगीं। वह महिला सड़क पार करते ही अंधेरे में गुम हो गई। डर के मारे गीता ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। राजीव ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ देर तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से डरावनी आवाजें, अनजान परछाइयां और डरावनी रोशनी उन्हें परेशान करने लगी। दोनों इस भूतिया एहसास से कांपते जा रहे थे। फिर भी राजीव कार तेज रफ्तार से भगाए जा रहा था। अचानक से उसकी कार में कुछ हुआ और वह रुक गई। गीता और राजीव बहुत तेज डर गए। राजीव की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कार से उतरकर देखे कि क्या दिक्कत हो गई है। फिर भी हिम्मत करके वह उतरा और गीता से बोला, कुछ भी हो जाए तुम नीचे मत उतरना। फिर वह कार का बोनट खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि इंजन गर्म हो गया था। उसने पानी की बोतल लेकर थोड़ा पानी डाला और जैसे ही बोनट बंद किया, वैसे ही किसी ने उसे थप्पड़ मारा। राजीव एकदम से हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तभी फिर से किसी ने उसे कसकर थप्पड़ मारा। 3-4 बार किसी ने राजीव को थप्पड़ मारा। गीता जैसे ही नीचे उतरने को हुई, राजीव ने उसे मना कर दिया। जैसे तैसे राजीव कार का दरवाजा खोलने को हुआ, तभी अचानक किसी ने उसे दूर उठाकर फेंक दिया। गीता चिल्लाने लगी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। भागते हुए वह राजीव के पास पहुंची। तभी किसी ने उसे भी कसकर थप्पड़ मारा। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। गीता ने राजीव को सहारा देकर उठाया। तभी फिर से कस कर 3-4 थप्पड़ किसी ने गीता को मारा। फिर किसी ने दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया। दोनों के बदन से खून निकलने लगा था। जैसे तैसे दोनों उठकर कार की तरफ भागे और जल्दी से कार में बैठ गए। राजीव ने कार को स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कार फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। 3-4 बार उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बाहर का नजारा भी डरावना होता जा रहा था। अजीब अजीब सी सफेद आकृतियां नजर आने लगी। डरावनी और भयावह आवाजें सुनाई देने लगी। एक बार फिर से राजीव ने ईश्वर का नाम लिया और कार को स्टार्ट किया। इस बार कार स्टार्ट हो गई। राजीव ने पूरी ताकत से कार को फुल स्पीड में भगाया। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से सड़क के बीच में सफेद साड़ी में एक औरत आ गई। राजीव ने उसे बचाने के चक्कर में कार को मोड़ दिया, जिसकी वजह से कार असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और पलट गई। पहलटे ही गीता बेहोश हो गई और राजीव ने पीछे सड़क पर देखा तो वहां कोई औरत नहीं थी। राजीव की भी अब आंखें बंद होने लगी थीं। जब राजीव को होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाया। गीता का ध्यान करते ही वह बेचैन हो गया। गीता, गीता कहाँ है? वह ठीक तो है ना? घबराए हुए राजीव ने पूछा। डोंट वरी मिस्टर राजीव, शी इज ऑल राइट।
डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, आप भी ठीक हैं और आपकी वाइफ भी ठीक है। बस हम कुछ घंटे आप दोनों को और रखेंगे ताकि पूरी तरह से जांच कर सकें, डॉक्टर ने समझाया। इसके बाद डॉक्टर ने राजीव को वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होने को कहा। डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि एक साधारण कद काठी वाले आदमी का वजन 120 किलो है। जब राजीव खड़ा हुआ तो उसे अपने ऊपर भारीपन सा लग रहा था। इस वजह से वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाया और बेड पर वापस लेट गया। उसे भी अपना वजन देखकर बहुत हैरानी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम फिट होने के बाद भी उसका वजन एक ही रात में दुगना कैसे हो गया। तभी इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोले, अब कैसी तबीयत है आपकी मिस्टर राजीव? मैं ठीक हूं, राजीव ने जवाब दिया। राजीव जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या हुआ था रात में? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी, हम लोग रात में दिल्ली से दीपूपुर के लिए निकले थे। मेरी वाइफ का वहां एक सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम था, लेकिन रास्ते में अजीब अजीब सी डरावनी चीजें होने लगीं। कभी कोई साया दिखा तो कभी कोई बूढ़ा पेड़ पर बैठा दिखा। फिर अचानक से एक बूढ़ी औरत सामने आई और गायब हो गई। डरावनी आवाजें भी आने लगीं। तभी अचानक से एक औरत सामने आ गई और उसी को बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी घुमा दी। उसी में गाड़ी पलट गई, सहमते हुए राजीव ने बताया। तो राजीव जी, ये बताइए कि वह औरत कौन थी? कुछ मालूम है आपको उसके बारे में? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं सर, मैंने जब गाड़ी पलटते वक्त शीशे से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वह औरत गायब हो गई थी, राजीव ने डरते हुए बताया। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। खैर, आप अपना एड्रेस और फोन नंबर हमें लिखवा दीजिए। अगर कुछ हुआ तो हम आपसे संपर्क करेंगे, इंस्पेक्टर ने पेपर और पेन राजीव को देते हुए कहा। राजीव ने अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखकर इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद डॉक्टर ने राजीव को एक इंजेक्शन देकर रेस्ट करने को कहा। डॉक्टर, मुझे और मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कल उसका एग्जाम है, राजीव ने पूछा। देखिए मिस्टर राजीव, मैंने बताया ना कि आप और आपकी वाइफ दोनों एकदम ठीक हैं। बस एक्सीडेंट की वजह से वह थोड़ा दहशत में है, इसलिए हमने उन्हें भी अभी इंजेक्शन दे दिया है। अब आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, डॉक्टर ने कहा और रूम से बाहर निकल गए। इधर गीता की हालत भी काफी ठीक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी दहशत में थी और इसी वजह से उसे कमजोरी लग रही थी। गीता भी अपने बेड पर रेस्ट कर रही थी। शाम तक दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। राजीव ने एक कैब बुक की क्योंकि उसकी कार तो मैकेनिक के पास भेज दी गई थी। कुछ ही देर में वे लोग दीपूपुर पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक करा के दोनों रेस्ट करने लगे। दूसरे दिन के अपने एग्जाम के लिए गीता थोड़ा रिवीजन करने लगी। राजीव ने खाने का ऑर्डर किया और पलंग पर लेट गया। उसे बहुत भारीपन लग रहा था। खैर, खाना खाकर दोनों सोने चले गए। सुबह जल्दी उठकर राजीव गीता को लेकर उसके एग्जाम सेंटर पहुंच गया। राजीव को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसकी कार पलटने के बाद भी उसे और गीता को ज्यादा चोट नहीं आई। आखिर वह कौन औरत थी जो बीच रोड पर खड़ी थी और वह इतनी जल्दी कहां और कैसे गायब हो गई? यही सब सोचते सोचते राजीव को इंस्पेक्टर की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि वहां अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। जब उसने उस हाईवे के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा तो वह पसीने पसीने हो गया। इंटरनेट पर साफ साफ लिखा था कि दिल्ली दीपूपुर हाईवे हॉन्टेड है और वहां अक्सर लोगों को साए दिखते हैं। डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। यह सब पढ़कर राजीव डर गया, लेकिन उसने गीता को कुछ नहीं बताया। तभी इंस्पेक्टर का फोन आ गया। हेलो राजीव जी, मैं इंस्पेक्टर रवि बोल रहा हूं। आपकी कार ठीक हो गई है। वैसे उस हादसे की कोई खास जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, इसलिए आप दिल्ली वापस लौट सकते हैं। मुझे जब जरूरत हुई तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा। आप मैकेनिक का नंबर लिख लीजिए और जहां भी कार मंगवानी हो बोल दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से जाइएगा। ओके, बाय, कहकर इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया। दोपहर तक मैकेनिक से बात करके राजीव ने अपनी कार वहीं से सेंटर पर मंगवा ली। एग्जाम खत्म होते ही राजीव गीता को लेकर वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा।
उन्हें वापस उसी हाईवे से लौटना था। यही सोचकर दोनों फिर से घबरा गए, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि दोपहर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शाम तक वे दोनों दिल्ली सही सलामत पहुंच जाएंगे। हाईवे पर पहुंचते ही राजीव ने गीता से कहा, गीता, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, बस तुम अगल बगल मत देखना। ईश्वर का नाम लेते हुए दोनों ने उस हाईवे को पार किया और शाम तक अपने घर पहुंच गए। थके होने की वजह से उन्होंने खाने का ऑर्डर बाहर से ही कर दिया। थोड़ी ही देर में खाना आ गया। राजीव और गीता खाने बैठे। राजीव खाते ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्मों का भूखा हो। गीता उसे आश्चर्य से घूरती जा रही थी। सारा खाना खत्म हो गया, लेकिन राजीव अभी भी भूखा था। उसने गीता से और खाना मांगा, लेकिन जब गीता ने कहा कि खाना खत्म हो गया है तो राजीव पूरी तरह भड़क गया। डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को फेंकने लगा। गीता घबराकर बोली, राजीव, राजीव, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। राजीव की आवाज में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह आवाज सुनकर गीता एकदम परेशान हो गई। राजीव, होश में आओ, ये क्या हो गया है तुम्हें? गीता ने उसे हिलाते हुए कहा। तभी राजीव ने एक हाथ से गीता को दूर धकेल दिया और खुद उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। राजीव की ऐसी हालत देख गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उठते हुए गीता सोचने लगी, पहले तो राजीव ने ऐसा कभी नहीं किया। जैसे ही वह किचन में पहुंची, उसकी चीख निकल गई। किचन में राजीव जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। गीता ने तुरंत वॉचमैन को फोन किया और उसकी मदद से राजीव को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। काफी देर बाद राजीव को होश आ गया। मैं यहां कैसे आया? मुझे क्या हुआ? आंख खोलते ही राजीव ने पूछा। राजीव, तुम्हें चक्कर आ गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आई, गीता ने उसके पास आते हुए कहा। तब तक डॉक्टर भी आ गया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं मिस्टर राजीव। कमजोरी और थकान की वजह से आपको चक्कर आ गया था और आप गिर गए थे। मामूली चोट आई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1-2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा। गीता, मुझे चक्कर कैसे आ गया? मैं तो तुम्हारे साथ बैठा खाना खा रहा था, सोचते हुए राजीव बोला। शायद थकान की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया था। अब तुम ठीक हो, गीता ने कहा। रात भर एडमिट रखने के बाद सुबह डॉक्टर ने राजीव को डिस्चार्ज कर दिया। गीता राजीव को लेकर घर वापस आ गई। गीता, यह सब क्या है? किसने किया? यह पूरा डाइनिंग टेबल का सामान जमीन पर कैसे बिखरा पड़ा है? घर के अंदर आते ही राजीव ने पूछा। तुम्हें कुछ याद नहीं कि कल क्या हुआ था? आश्चर्य से गीता ने पूछा। नहीं गीता, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। यह किसने किया? राजीव ने कहा। कुछ नहीं, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, कहते हुए गीता राजीव को बेडरूम में ले गई। राजीव को लिटाकर गीता डाइनिंग रूम को साफ करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घर की मेड मोना आ गई। गीता ने मिलकर उसके साथ डाइनिंग रूम को समेटा। दीदी, यह टेबल का सामान किसने गिराया? भैया से झगड़ा हुआ क्या? वैसे तो कभी ऐसा नहीं देखा मैंने इतने सालों में, सवाल करते हुए मोना ने पूछा। नहीं मोना, झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जाने कल क्या हुआ था। राजीव ने बाहर से खाना मंगवाया था। वह तो ऐसे खाने लगा जैसे कई जन्म से भूखा हो। फिर खाना खत्म होने के बाद गुस्से में सब पलट दिया। उदास होते हुए गीता ने कहा, अरे दीदी, तो बना देना चाहिए था ना खाना, और भैया के लिए अगर उन्हें भूख लग रही थी। मोना बोली। मोना, मैं तो और बना देती, लेकिन कल राजीव की आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ ना बोलते बना, ना काम करते, डरे हुए स्वर में गीता ने बोला। क्यों दीदी, ऐसा क्या हो गया था भैया की आवाज में? मोना पूछ बैठी। सोचते हुए घबराई सी गीता बोली। मोना, राजीव की आवाज में कल एक और आवाज मैंने सुनी, जो उसकी तो नहीं थी। मोना ने हामी भरी और अपने काम में लग गई। अपना काम खत्म करके मोना चली जाती है और गीता खाना बनाने में लग जाती है। इधर राजीव अपने रूम में सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। गीता, गीता, राजीव आवाज लगाता है। कमरे में आते ही गीता पूछती है, क्या हुआ राजीव, कोई तकलीफ है क्या? गीता, मुझे अपने ऊपर बहुत भारीपन सा लग रहा है, ऐसा
जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई भारी बोझ रख दिया हो। बेड पर बैठे हुए राजीव बोला, तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन कर देती हूँ। कहते हुए गीता फ़ोन पर डॉक्टर से बात करने लगती है। फ़ोन रखकर गीता बताती है कि आधे घंटे में डॉक्टर आ जाएंगे और फिर राजीव के लिए जूस लेने चली जाती है। जब गीता जूस राजीव को देती है तो एक झटके में ही राजीव पूरा गिलास खाली कर देता है। राजीव गीता से और जूस मांगता है। गीता सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि राजीव को जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर आज यह और क्यों मांग रहा है। फिर भी वह राजीव को एक गिलास और जूस देती है। एक एक करके राजीव पूरा 2 लीटर का जूस वाला डिब्बा खाली कर देता है। गीता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तब तक डॉक्टर राजीव को देखने आ जाते हैं। हेलो मिस्टर राजीव, कैसा लग रहा है आपको? मुझे आपकी वाइफ ने बताया कि आपको काफी भारीपन सा लग रहा है, बैठते हुए डॉक्टर ने कहा। जलती हुई नजरों से डॉक्टर को देखते हुए राजीव बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई भारीपन नहीं लग रहा है मुझे। ओके ओके, कोई बात नहीं, अब मैं आ ही गया हूं तो आपको चेक कर लेता हूं। कहते हुए डॉक्टर जैसे ही राजीव का हाथ पकड़ता है वैसे ही राजीव उसे धकेल देता है। यह क्या बदतमीजी है मिस्टर राजीव, खुद को संभालते हुए डॉक्टर कहता है। गीता भी आश्चर्य से इस अचानक हुई घटना को देखते हुए बोलती है, राजीव क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? राजीव बिना कुछ बोले बस डॉक्टर और गीता को जलती हुई लाल आंखों से घूरता रहता है और फिर अचानक बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे देखता है और एक इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाइयां लिखकर गीता को देता है। गीता वॉचमैन को पर्ची देकर दवाइयां लाने को कहती है। थोड़ी ही देर में वॉचमैन दवाइयां गीता को देते हुए बोलता है, मैडम क्या बात है, सब ठीक तो है ना? राजीव साहब को क्या हुआ है? पता नहीं, एकदम से उनके बर्ताव में बदलाव आ गया है, अजीब हरकत कर रहे हैं। उदास होते हुए गीता बोली, मैडम कोई मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। कहते हुए वॉचमैन चला गया। इधर राजीव लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम के बाहर आता है। गीता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे कंधों में, ऐसा लग रहा है जैसे टूट गए हैं और पीठ पर तो लग रहा है जैसे 100 किलो का बोझ रखा हुआ है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, राजीव बोला। गीता तुरंत ही राजीव को पकड़कर सोफे पर बिठाती है और पानी पिलाकर उसे लेकर कार में डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके कंधे का एक्सरे करता है और तब तक के लिए राजीव को एक बेड पर लिटा देता है। करीब 15 से 20 मिनट के बाद जब राजीव का एक्सरे डॉक्टर के हाथों में आता है तो उसे देखकर डॉक्टर, राजीव और गीता की आंखें फटी रह जाती हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास राजीव की एक्सरे रिपोर्ट पहुंचती है और वह उसे देखता है तो डॉक्टर के साथ साथ राजीव और गीता के भी होश उड़ जाते हैं। राजीव की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत ही आश्चर्य से बोलता है, यह कैसे हो सकता है? राजीव के कंधे पर तो किसी के हाथ का भी एक्सरे दिख रहा है, जैसे एक्सरे लेते वक्त पीछे से उसके गले में किसी ने हाथ डाल दिया हो। राजीव और गीता भी आश्चर्य से उस एक्सरे को देख रहे थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार डॉक्टर राजीव की एक्सरे फिल्म को उलट पलट कर देखता है, लेकिन हर बार वही दिखता है, राजीव के कंधे पर किसी और के हाथ का एक्सरे। मैंने अपने करियर में कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा। डॉक्टर ने एक्सरे फिल्म को टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है एक्सरे लेते समय कोई तो समस्या हुई होगी। ऐसा करिए मिस्टर राजीव, एक बार फिर से अपना एक्सरे करवा लीजिए, डॉक्टर ने कहा। फिर से एक्सरे कराने के बाद जब राजीव वापस आया तो बोला, डॉक्टर अब मुझे कुछ हल्कापन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया और कंधे का दर्द भी चला गया है। चलिए, यह तो अच्छा ही हुआ, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा। 15 से 20 मिनट इंतजार के बाद दोबारा से राजीव की एक्सरे रिपोर्ट आ गई। तीनों ही धड़कते दिल से एक्सरे को देखने लगे। डॉक्टर ने एक्सरे देखते हुए कहा, अरे मिस्टर राजीव, देखिए ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई है। लगता है पहली रिपोर्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, तभी ऐसी गलत रिपोर्ट आई थी। राजीव और गीता की जान में जान आ गई। रिपोर्ट को देखकर राजीव ने डॉक्टर से कहा, एक बार मेरा वजन नाप लीजिए। अब की बार राजीव का वजन एकदम ठीक 56 किलो निकला।
राजीव अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों वापस घर लौट चुके थे। राजीव ने कहा, गीता, एक कप चाय बना दो, मैं तब तक नहा के आता हूं। ठीक है, तुम नहा लो, मैं चाय और पोहा बना देती हूं। हल्का नाश्ता कर लो, फिर बाद में खाना बनाऊंगी। कहते हुए गीता किचन में चली गई। राजीव नहाकर निकल आया। तब तक गीता चाय और पोहा भी लाकर टेबल पर रख चुकी थी। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। गीता मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि राजीव ठीक हो गया है। खाते खाते अचानक राजीव चीख पड़ा। क्या हुआ राजीव, तुम क्यों चिल्लाए? घबराई हुई गीता ने पूछा। गीता, फिर से लग रहा है कि कोई मेरी पीठ पर बैठ गया है और कंधे भी भारी भारी लग रहे हैं। कहते हुए राजीव थोड़ा झुक सा गया, जैसे कोई पीछे से उसके ऊपर चढ़कर लटक गया हो। चलो, तुम आराम करो। कहते हुए गीता ने राजीव को सहारा देकर उठाया और कमरे में जाकर बेड पर लिटा दिया। गीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है जो राजीव ऐसा कर रहा है। कभी कहता है कि कोई पीठ पर बैठ गया है, तो कभी कहता है कि अब हल्कापन लग रहा है। कुछ सोचते हुए गीता ने अपना लैपटॉप खोला और कुछ ढूंढने लगी। यूं ही ऊपर नीचे करते करते अचानक उसकी नजर एक फिल्म के नाम पर गई। उसने उस फिल्म की स्टोरी खोलकर पढ़नी शुरू की। उसमें एक हीरो को अपने ऊपर भारीपन महसूस होता था। उसे लगता था कि कोई उस पर चढ़कर बैठा है और हीरो का वजन भी 2 गुना हो जाता है। उसकी पीठ के ऊपर उसकी दोस्त की आत्मा बैठी हुई थी, जिसकी मौत की वजह में कहीं न कहीं वह हीरो शामिल था। यह पढ़कर गीता एकदम डर गई। उसे लगा कहीं ऐसा ही कुछ राजीव के साथ तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वह तो राजीव को तब से जानती है जब दोनों छोटे थे और पड़ोसी भी थे। बचपन से अब तक राजीव और गीता के बीच कभी कोई तीसरा नहीं आया। राजीव की कोई भी बात गीता से छुपी नहीं थी। दोनों स्कूल से कॉलेज तक साथ ही पढ़े थे। राजीव के हर दोस्त को गीता जानती थी। आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे गीता को राजीव पर किसी भी बात में शक हुआ हो। कुछ सोचते हुए गीता ने दिल्ली दीपूपुर हाईवे के बारे में इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। उसने वही सब पढ़ा जो राजीव ने पढ़ा था कि यह हाईवे हॉन्टेड है। गीता वही सब बातों को याद करने लगी जो उस रात घटी थी। उसे याद आया कि कैसे एक दुल्हन और सफेद साड़ी वाली औरत उनकी कार के सामने आ गई थी। मन में यह सोचते ही गीता डर से सिहर उठी। उसने लैपटॉप बंद किया और धीरे धीरे राजीव के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह अंदर झांकती है तो देखती है कि राजीव अपने बेड पर पैर लटकाकर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ बैठा है। उसके चेहरे पर बहुत थकान दिख रही थी। अचानक गीता की नजर बेड के पीछे रखी ड्रेसिंग टेबल पर गई। जैसे ही उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में राजीव को देखा, वह बेहोश हो गई। राजीव के कंधे पर कोई चढ़कर बैठा हुआ था। जब गीता को होश आया तो उसने राजीव को अपने बगल में ही बैठे देखा। डर से गीता की आंखें भरी हुई थीं। उसने जैसे तैसे अपना मुंह खोलकर राजीव से पूछा, राजीव, तुम ठीक तो हो ना? हैरान होता हुआ राजीव बोला, बेहोश तुम हुई हो और तबीयत मेरी पूछ रही हो, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूं। कहते हुए गीता उठकर बैठ गई। गीता, अब मुझे अपनी पीठ पर तो नहीं, लेकिन अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ लग रहा है। राजीव ने कहा, मुझसे तो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, जाने क्या हो गया है मुझे। कहते हुए राजीव बेड पर लेट गया। राजीव, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूं। कहते हुए गीता जल्दी से कमरे से निकल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह बात कि राजीव के कंधे पर कोई बैठा है उसे बताए या नहीं। वह सोच रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि वह यह बात राजीव को बताए और कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, या फिर कहीं राजीव की जान ही न चली जाए। यही सोचते हुए गीता घर से बाहर आ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। गीता को हैरान परेशान देखकर वॉचमैन उसके पास आया और पूछ बैठा, मैडम, सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। राजीव साहब तो ठीक है ना? राजीव का नाम सुनते ही गीता उदास नजरों से वॉचमैन को देखने लगी। फिर धीरे से बोली, आप शायद मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, राजीव ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ है साहब को जिस पर मैं यकीन नहीं करूंगा? थोड़ा विस्मित होते हुए वॉचमैन बोला, वो राजीव के कंधे पर आज मैंने किसी को बैठे हुए देखा
जो ऐसे देखने पर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने उसे आईने में देखा। धीरे धीरे सोचते हुए गीता बोली, यह आप क्या कह रही हैं मैडम? देखा कंधे पर बैठे हुए, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा। आईने में दिख रहा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा ठीक ठीक बताइए, क्या बात है? वॉचमैन ने गीता से कहा। राजीव रूम में रेस्ट कर रहा था और मैं बाहर ड्राइंग रूम में थी। जब मैं राजीव को देखने के लिए रूम में गई तो देखा कि वह गर्दन झुकाए पलंग पर बैठा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था कि वह बहुत थका हुआ है और उसके ऊपर बहुत बोझ रखा हुआ है। फिर अचानक ही मेरी नजर पलंग के पीछे रखे ड्रेसिंग टेबल पर गई। वहां आईने में मैंने देखा कि राजीव के कंधे पर कोई चढ़कर बैठा हुआ है। गीता ने पूरी बात बताई। क्या आप आत्माओं में विश्वास करती हैं मैडम? अच्छी या बुरी, कोई भी आत्मा? वॉचमैन ने गीता से सवाल किया। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या राजीव के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है? घबराए हुए गीता ने पूछा। मैडम, अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि आत्मा बुरी है या अच्छी, लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि राजीव साहब पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। वॉचमैन बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? तो क्या राजीव की जान को खतरा है? रोते हुए गीता बोली। यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि जितनी जल्दी हो सके राजीव साहब को किसी बाबा को दिखा लीजिए। वॉचमैन ने सलाह दी। मैं तो किसी बाबा को जानती नहीं हूं, आप ही कुछ करिए। बेचैन सी गीता ने वॉचमैन से कहा। ठीक है मैडम, आप अभी अपने घर जाइए, मैं देखता हूं अगर मैं कुछ कर सकूं, वॉचमैन बोला। गीता अपनी ही उलझन में उलझी हुई घर आ जाती है। राजीव अब भी अपने पलंग पर लेटा हुआ था। गीता उसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई राजीव के सिरहाने बैठा हुआ है। गीता समझ नहीं पाती कि कैसे वह राजीव को यह सब बताए। थोड़ी देर बाद गीता खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और राजीव को बुलाने जाती है। जब राजीव उठकर आता है तो टेबल पर बैठते हुए बोलता है, गीता, जाने क्या हो गया है मुझे। कभी मुझे अपने आप में एक भारीपन सा लगता है तो कभी हल्का महसूस होता है। कभी लगता है कि कोई मेरी पीठ पर लदा है तो कभी कंधों पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब से दीपूपुर हाईवे पर हादसा हुआ था उसके बाद से ही यह सब लगने लगा है। अपने कंधे को झटकते हुए राजीव ने कहा। राजीव, अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुरंत ही गीता बोल पड़ी। अभी तो मुझे एकदम हल्कापन लग रहा है, राहत की सांस लेते हुए राजीव बोला। राजीव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आज तुम्हारे कंधे पर किसी को बैठे देखा था। जल्दी जल्दी से गीता ने राजीव से कहा। क्या कह रही हो तुम? किसी को मेरे कंधे पर बैठे देखा? लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखा मेरे कंधे पर। आश्चर्य करते हुए राजीव ने कहा। मैं सच कह रही हूं राजीव, मेरा यकीन करो। मैंने वो आईने में देखा था कि कोई तुम्हारे कंधे पर चढ़कर बैठा है। मैंने वॉचमैन से बात की है, वह किसी बाबा को लेकर आएगा। गीता जल्दी जल्दी ऐसे बोल रही थी जैसे किसी तीसरे से कोई बात छुपा रही हो। तुम्हें अब जब भी लगे कि कोई तुम्हारे कंधे पर है तो तुम मुझे बताना। अभी तुम खाना खा लो। कहते हुए गीता ने उसकी प्लेट में खाना निकाल दिया। राजीव कुछ उलझा हुआ सा चुपचाप खाना खाने लगा। तभी अचानक एक झटके के साथ राजीव थोड़ा झुक सा गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर कूद गया हो। राजीव की एक हल्की सी चीख निकली और उसका चेहरा दर्द से भर गया। गीता को समझ में आ गया कि जो राजीव के कंधे पर था वह फिर आ गया है। राजीव अब ऐसे खाना खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। जितना भी खाना गीता ने बनाया था वह सब राजीव ने खा लिया, लेकिन अभी भी ऐसा देख रहा था जैसे उसे और चाहिए। गीता ने राजीव की तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। राजीव ने 5-6 गिलास पानी पी लिया। बड़ी मुश्किल से राजीव उठ पाया। गीता ने राजीव को सहारा दिया और रूम की तरफ ले चली। तब राजीव बोला, आज मुझे बहुत ही ज्यादा भारीपन लग रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तुम परेशान मत हो राजीव, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए गीता राजीव को रूम में ले गई। राजीव और गीता दोनों का ही चेहरा डर से पीला पड़ गया जब उन्होंने उसी सफेद साड़ी वाली औरत को राजीव के कंधे पर सवार देखा। उस औरत को अपने कंधे पर बैठा देख राजीव लहूलुहान सा गिर पड़ा।
गीता किसी तरह राजीव को संभालती है और पलंग पर बिठा देती है। राजीव एकदम रोते हुए कहता है, गीता यह क्या है? फिर गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो मुझसे? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। राजीव एकदम से रोने लगता है। राजीव को रोता देख गीता भी रोने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और गीता दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा खोलते ही सामने वॉचमैन को खड़ा देखती है। मैडम, मैंने बाबा जी से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया है कि घर के चारों कोनों की मिट्टी पहले ला कर दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आप एक काम करिएगा कि कल घर के चारों कोनों की मिट्टी किसी साफ कपड़े में रखकर मुझे दे दीजिएगा। मैं उसे बाबा जी के पास ले जाऊंगा और जैसा वह कहेंगे वैसा मैं आपको बता दूंगा। वॉचमैन ने पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनने के बाद गीता रोते हुए बोली, राजीव ने भी उस औरत को देख लिया है, पूछा भी कि कौन है और क्या चाहती है वो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं मैडम, आप बिल्कुल मत घबराइए। कमरे में थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करके साहब को टीका लगा दीजिएगा। वॉचमैन समस्या का अस्थायी समाधान बताकर चला गया। गीता ने वॉचमैन के बताए अनुसार पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़का, फिर राजीव को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। राजीव ने वैसे ही किया और फिर गीता ने उसे टीका लगा दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि यह सब करने में उन दोनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, न ही किसी तरह का कोई शैतानी विरोध हुआ और न ही कोई डरावनी हरकत। सब कुछ अच्छे से हो गया। राजीव पलंग पर लेट गया और गीता वहीं उसके पास बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए वह राजीव से बोली, राजीव, तुम्हें पता है कि मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी ही फिल्म के बारे में पढ़ा है जिसमें हीरो के कंधे पर उसकी एक दोस्त बैठी हुई होती है, जिसकी मौत की वजह कहीं ना कहीं वह हीरो भी था। गीता, तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? हम दोनों बचपन से दो जिस्म एक जान हैं। मतलब समझती हो इस बात का कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है, न ही कोई बात या राज छुपा है एक दूसरे से। गुस्से में राजीव ने कहा, नहीं राजीव, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूं, मैं तो बस बता रही हूं जो फिल्म की कहानी थी। नजरें झुकाए गीता ने कहा, जो तुम्हें समझना है तुम समझो। मैं तो बस आज यह समझ गया कि जिसे बचपन से प्यार किया उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। करवट लेते हुए राजीव ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों में आंसू लिए गीता कमरे से बाहर निकल आई। मन ही मन खुद को कोसती हुई वह किचन में चली गई। रात का खाना तैयार करके उसने डाइनिंग टेबल पर रखा और राजीव को बुलाने उसके रूम में गई। देखा तो राजीव सो चुका था। गीता ने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। तब गीता भी वहीं बिना खाना खाए सो गई। सुबह जब गीता की आंख खुली तो सबसे पहले उसे याद आया कि उसे घर के कोनों की मिट्टी उठानी है। उसने एक साफ कपड़े में कोनों की मिट्टी बड़े ही ध्यान से उठाकर रख ली और सीधे वॉचमैन के पास ले गई। मैडम, मैं अभी इसको लेकर बाबा जी के पास जाता हूं। कहते हुए वॉचमैन ने वह पोटली ले ली। 2 घंटे बाद जब वह लौटा तो उसने बताया, बाबा जी दोपहर तक आपके घर आएंगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है, बस इतना कहा है कि मैं आपको उनके आने की सूचना दे दूं। दोपहर करीब 1:30-2 बजे वॉचमैन बाबा जी को लेकर गीता के घर पहुंचा। बाबा जी को देखकर गीता को बहुत राहत मिली। बाबा जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दिव्य ज्योति उनके मुखमंडल की आभा को और रोशन कर रही थी। गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन का तिलक उनके व्यक्तित्व को और दिव्य रूप दे रहा था। बाबा जी के घर में कदम रखते ही एक असीम शांति वातावरण में फैल गई। गीता के मन में भी उम्मीद की एक किरण आ गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने अंदर आकर अपना एक आसन जमाया और गीता की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेटा, आपके घर की मिट्टी से पता चला है कि आपके घर में कोई साया है, लेकिन वह कोई बुरी आत्मा नहीं है। इसी वजह से अभी तक आप लोगों को कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन बाबा जी, वह आखिर क्यों आई है यहाँ और राजीव से उसका क्या लेना देना है? गीता पूछ बैठी। वही तो पता करना है बेटा कि आखिर उसका मकसद क्या है, बाबा जी ने अपना सामान निकालते हुए कहा। फिर बाबा जी ने अपनी पूजा सामग्री निकालकर पूजा स्थल बना लिया।
उन्होंने पूजा के लिए सब व्यवस्था की और गीता से कहा कि वह राजीव को ले आए। राजीव को लाकर गीता ने वहीं पूजा स्थल पर बिठा दिया। राजीव बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहा था, फिर भी हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। बाबा जी ने राजीव की तरफ देखा और पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने हवन कुंड में आहुति देनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में कमरे में किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। गीता डर कर इधर उधर देखने लगी। राजीव भी थोड़ा घबरा गया। तभी बाबा जी ने एक और आहुति हवन कुंड में दी। अब सिसकियां और तेज हो गईं। जैसे जैसे बाबा जी आहुति देते जाते वैसे वैसे सिसकियां तेज होती जाती। धीरे धीरे कमरे के एक कोने में एक आकृति दिखने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कोने में आकृति ने अब एक औरत का रूप ले लिया था। सफेद साड़ी में वह औरत अपने घुटनों पर सिर झुकाए सुबक रही थी। कौन हो तुम? बाबा जी ने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह सिर झुकाए सुबकती रही। उन्होंने फिर से हवन कुंड में आहुति दी और दोबारा पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? ऊपर सिर कर वह रोते हुए बोली, मैं रश्मि हूं। यह कहकर उस औरत ने फिर से सिर झुका लिया और रोने लगी। बाबा जी ने फिर से वही सवाल दोहराया, यहां क्या करने आई हो? क्यों राजीव के पीछे पड़ी हो? धीरे धीरे उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और बोलना शुरू किया, मेरा नाम रश्मि जडेजा है। मैं प्रताप नगर दीपूपुर की रहने वाली हूं। मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उसी सिलसिले में एक दिन मुझे दिल्ली आना था। हफ्ते भर पहले मैं अपने 2 सहकर्मियों के साथ ऑफिस की ही कार से सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकली थी। दिन भर ऑफिस के काम को निपटाते हुए शाम हो गई। जब हम वापसी करने लगे तो मेरे दोनों सहकर्मियों ने एक ढाबे पर रुककर खाने के लिए कहा। हम लोग रुककर खाने लगे। खाने पीने के बाद जब लौटे तो पता नहीं कब उन दोनों ने और ड्राइवर ने शराब पी ली। आधे रास्ते पहुंचकर दोनों मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया। यह कहते हुए वह फिर से रोने लगी। गीता और राजीव एक दूसरे को देखने लगे। गीता की आंखों में भय था और राजीव का चेहरा सर्द पड़ गया। बाबा जी ने फिर से मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुति दी और एक बार फिर से उससे कहा, फिर क्या हुआ बताओ? फिर उन दोनों ने कार रुकवाकर मुझे खींचते हुए हाईवे के किनारे ले गए, जहां उन दोनों ने और ड्राइवर ने मेरी इज्जत को तार तार करके मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं जैसे तैसे उनके पीछे भागी तो उन लोगों ने मुझे कार से कुचल दिया। यह कहकर वह फिर से रोने लगी। उसे रोता देख गीता की आंखों से भी दर्द भरे आंसू बहने लगे। गीता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब में राजीव का क्या हाथ है। गीता की मनोदशा को समझते हुए बाबा जी ने फिर से उससे सवाल किया, इन सब में राजीव का कहां हाथ है? क्या वह 2 सहकर्मियों में से एक था? नहीं। एक सीधा सपाट जवाब उस औरत ने दिया। तब क्यों तुम राजीव को परेशान कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहां? मकसद क्या है तुम्हारा? बाबा जी ने पूछा। मैं कहां परेशान कर रही हूं? मैं तो बस चुपचाप हूं, लेकिन अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ दूंगी। गुस्से में लाल लाल आंखें करके उसने जवाब दिया। चाहती क्या हो तुम? बाबा जी ने सवाल किया। बदला, एक शब्द में उसने बोला और गायब हो गई। फिर एक काला धुआं पूरे कमरे में घूमने लगा। घूमते घूमते वह राजीव के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अचानक से वह धुआं राजीव के अंदर समा गया और राजीव बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा जी ने मंत्र पढ़कर राजीव के ऊपर पानी की छींटें मारी तो राजीव उठ बैठा और बोलने लगा, हफ्ते भर से मैं रोज मदद के लिए उसी जगह पर सड़क के बीच आती थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हर कोई मेरे ऊपर से ही गाड़ी चढ़ाकर चला जाता था, लेकिन उस रात इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी कार मुझसे भिड़ा दी और खुद ही चोट खा बैठा। तभी मैंने जान लिया था कि यही है जो मेरी मदद कर सकता है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ चली आई हूं। कहते हुए राजीव फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। काला धुआं उसमें से निकलकर हवा में गायब हो गया। थोड़ी ही देर में राजीव को होश आ गया। बाबा जी उसे बताते हैं, उस आत्मा का उद्देश्य तुम्हें मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी मौत का बदला लेना है, जिसमें वह तुम्हारी मदद चाहती है। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं? राजीव बोला,
उसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया है उसके आधार पर हम जानकारी जुटा सकते हैं। गीता ने कहा, ठीक कह रही है यह। इस आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसके कातिलों को सजा नहीं मिल जाती है। मैं भी इसे अभी मुक्ति नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसकी इच्छा अभी अधूरी है। इसे न्याय चाहिए। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं भी चाहूंगा कि इसके कातिलों को सजा मिले। कहते हुए बाबा जी अपना सामान समेटने लगे। बाबा जी के जाने के बाद राजीव और गीता सोचने लगे कि कैसे उस औरत की मदद की जाए। तभी गीता लैपटॉप उठा लाई और सोशल मीडिया पर उस औरत के नाम को खोजने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी प्रोफाइल सामने थी। रश्मिका जडेजा 35 साल की एक औरत थी। परिवार में उसका अपना कोई नहीं था। प्रतापनगर में अकेले रहकर जॉब करती थी। गीता ने कंपनी का नाम नोट किया और फिर उसका एड्रेस ढूंढ निकाला। अब सारी डिटेल्स राजीव और गीता के पास थी। गीता ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, हमें दीपूपुर चलकर पता करना होगा सब। दूसरे दिन सुबह सुबह ही गीता और राजीव दीपूपुर के लिए निकल पड़े। फोन पर नेविगेटर चालू करके दोनों दीपूपुर के प्रतापनगर में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता मालूम किया। जैसे तैसे दोनों उसके घर पहुंचे। वहां उनको ताला मिला। मकान मालिक से बात करने पर उन्हें पता चला कि रश्मिका 1 हफ्ते से घर नहीं आई है। उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी रश्मिका के बारे में, क्योंकि उसको आए हुए बस 2 ही महीने हुए थे और वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन प्रियंका नाम की एक लड़की थी जो उससे कभी कभी मिलने आती थी। वह वहीं पीछे वाली गली में रहती थी। शायद उससे कुछ पता चल जाए। यह सोचकर राजीव और गीता दोनों प्रियंका के घर चल दिए। प्रियंका के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक लड़की बाहर निकली। गीता ने पूछा, क्या आप ही प्रियंका हैं? जी, मैं ही प्रियंका हूं। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती, प्रियंका ने कहा। जी, मेरा नाम गीता है और यह मेरे पति राजीव हैं। हम दोनों दिल्ली में रहते हैं। गीता ने संक्षिप्त सा परिचय दिया। जी, क्या हम अंदर आकर आपसे कुछ बात कर सकते हैं? गीता ने पूछा। प्रियंका को कुछ संकुचाते देख गीता ने फिर कहा, जी, हम लोग आपसे रश्मिका जडेजा के बारे में बात करने आए हैं। रश्मिका का नाम सुनते ही प्रियंका बोली, रश्मिका के बारे में बात करनी है? जी, आइए अंदर आ जाइए। माफ कीजिएगा, वह दरअसल मैं आप लोगों को जानती नहीं हूं, इसलिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। माफी मांगने के अंदाज में प्रियंका ने कहा, आप लोग रश्मिका को कैसे जानते हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं वह एक अनाथ लड़की है और अनाथालय में ही पली बढ़ी थी। थोड़ा आश्चर्य से प्रियंका बोली, जी, वह ऐसा है कि हम लोग भी रश्मिका को नहीं जानते हैं, लेकिन 2-3 दिन से ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं जिससे हम रश्मिका को जान गए, लेकिन बस थोड़ा सा। कहते हुए गीता ने उनके दीपूपुर आने और एक्सीडेंट होने के बाद से अब तक की सारी बात प्रियंका को बता दी। ये सब सुनकर प्रियंका बहुत रोने लगी। गीता ने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर उसने प्रियंका से रश्मिका के बारे में सारी बात बताने के लिए कहा। किसी तरह खुद को संभालते हुए प्रियंका ने उनको बताना शुरू किया, मैं और रश्मिका दोनों ही अनाथ थे और उदयपुर के एक अनाथालय में बड़े हुए। रश्मिका उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी थी। फिर भी हम दोनों सहेलियां नहीं बल्कि बहन जैसे ही थे। छोटी मोटी नौकरी करके हम दोनों ने ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। रश्मिका की नौकरी उदयपुर के एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में लग गई थी और मैं भी वहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अभी कुछ समय पहले ही हम दोनों यहाँ आ गए थे, क्योंकि रश्मिका का ट्रांसफर इसी शहर में कर दिया गया था। वह अपने साथ साथ मुझे भी ले आई थी। हम दोनों इसी घर में किराए पर रहते थे। रश्मिका एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो उसकी कंपनी के ज्यादातर आदमी उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वह किसी से भी यूं ही दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वहीं ऑफिस में ही उसकी मुलाकात शिवम से हुई, जो हमारी ही तरह अनाथ था। दोनों की मुलाकात प्यार में और प्यार शादी में बदल गई। जब उसने शिवम की दोस्ती कबूल की तो बाकी के लोग उससे जलने लगे। सबको लगने लगा था कि सबसे खूबसूरत लड़की को शिवम ने अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन शिवम और रश्मिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
शादी के बाद रश्मिका शिवम के साथ अलग रहने लगी। मेरी ही वजह से दोनों ने यहीं आगे वाली गली में किराए पर कमरा ले लिया था ताकि मुझे अकेलापन न लगे। अभी दोनों अपनी शादी की खुशियों को पूरी तरह से जी भी नहीं पाए थे कि शादी के 2 महीने के बाद ही शिवम की मौत हो गई। तब से रश्मिका बिल्कुल टूट सी गई थी। फिर अभी 10 दिन पहले ही वह अपनी ड्यूटी पर वापस गई थी और फिर 3 दिन बाद जब दिल्ली गई तो वापस ही नहीं आई। कहते हुए प्रियंका फिर से फूट फूट कर रोने लगी। गीता ने किसी तरह उसे संभाला, फिर बोली, आपने उसकी कंपनी में जाकर पता नहीं किया कि वह कहाँ गई, या पुलिस में कोई खबर करी आपने? और यह शिवम की मौत कैसे हुई? हाँ, मैं गई थी उसके ऑफिस। वहां पता चला कि वह तो रात में ही लौट आई थी और जो उसके साथ गए थे उन लोगों ने उसे घर पर उतारा था, लेकिन दूसरे दिन से वह ऑफिस ही नहीं गई। प्रियंका ने बताया। कितने झूठे और मक्कार लोग पड़े हैं इस दुनिया में, घृणित स्वर में मुंह बनाकर गीता ने कहा। उसकी इज्जत से खेलकर उसको गाड़ी से कुचलकर मार डाला और बोलते हैं कि घर तक छोड़कर आए थे। गुस्से में गीता बोले चली जा रही थी। राजीव ने गीता को शांत कराते हुए प्रियंका से पूछा, आपने पुलिस में खबर नहीं की रश्मिका के गायब होने की? जी, मैंने की थी, लेकिन उन लोगों ने भी यही बताया कि रश्मिका उसी रात को दिल्ली से वापस दीपूपुर आ गई थी। उदास होते हुए प्रियंका ने कहा, सब झूठ बोल रहे हैं, हमें एक बार फिर से पुलिस स्टेशन चलकर पता करना चाहिए। उठते हुए गीता ने कहा। प्रियंका उन दोनों के साथ प्रतापनगर के पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां इंस्पेक्टर राजवीर अपनी कुर्सी पर बैठे अपने फोन में गाने सुन रहे थे। उन तीनों को देखकर उसने फोन को बंद कर दिया और उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद बड़े ही रूखे अंदाज में इंस्पेक्टर ने पूछा, हाँ तो क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग कौन हैं और किस वजह से यहां आने की जहमत उठाई? वह अभी 4-5 दिन पहले रश्मिका जडेजा नाम की एक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसी सिलसिले में कुछ जानकारी करनी थी, राजीव ने कहा। अच्छा, वो इंश्योरेंस वाली लड़की? इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से जवाब दिया। जी वही, उनको गुम हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आप लोगों ने भी कोई जानकारी नहीं दी? राजीव आगे बोला। हम लोगों ने छानबीन की थी, उसके ऑफिस वालों से पता चला कि वह अच्छे चरित्र की लड़की नहीं थी और उसके बहुत से आशिक थे। शादी करने के बाद भी उसके कई जगह लफड़े चल रहे थे। पति को जब उसके बदचलन होने के बारे में पता चला तो उसने रश्मिका को सुधरने के लिए कहा, लेकिन उल्टा उसने उसको ही मार डाला और एक दिन ऑफिस के काम से दिल्ली गई और वहीं से किसी के साथ फरार हो गई। बेशर्मी से इंस्पेक्टर ने बोला, बिल्कुल झूठ है यह, रश्मिका इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी, वह बहुत सच्ची और अच्छे चरित्र की थी। फिर आपने तो पहले कहा था कि वह उसी रात दीपूपुर आ गई थी, अब दूसरी बात कह रहे हैं? गुस्से से भरकर प्रियंका ने चिल्लाकर कहा। पुलिस स्टेशन से निकलकर तीनों रश्मिका के ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रश्मिका के बारे में पता किया तो वही जवाब मिला कि वह तो उसी रात दिल्ली से वापस आ गई थी। ड्राइवर विमल ने पहले उसे उसके घर पर उतारा, फिर दीपू और प्रदीप को उनके घर पर। उनकी झूठी बातें सुनकर गीता और राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वे कुछ कह नहीं पाए। जैसे ही वे लोग ऑफिस से बाहर आए तो पीछे से किसी ने बोला, साहब जी सुनिए। तीनों रुककर मुड़े तो देखा कि एक बुजुर्ग, जो शायद उस ऑफिस का चपरासी था, आगे आते हुए बोला, आप लोग रश्मिका मैडम को ढूंढ रहे हैं? मैं यह तो नहीं जानता कि वह कहाँ है, लेकिन जिस दिन से उन्होंने ऑफिस आना छोड़ा है उस दिन से विमल कुछ डरा डरा सा है। आपने विमल से जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों वह डर रहा है? गीता ने पूछा। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन अभी 2 दिन पहले ऑफिस बंद होने के बाद वह शराब के नशे में मेरे घर आया था। फिर मेरे साथ ठेके जाकर उसने और शराब पी, फिर कुछ कह रहा था, हाईवे रश्मिका मैडम कुचल गई। याद करते हुए उस बुजुर्ग ने कहा, और क्या कहा उसने? राजीव ने पूछा। और तो कुछ बोल ही नहीं पाया, शराब के नशे में इतना चूर था कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर किसी तरह उसको घर पहुंचाकर मैं अपने घर आ गया।
दूसरे दिन ऑफिस में मैंने उससे पूछा कि रश्मिका मैडम के बारे में रात को वह क्या कह रहा था, तो उसने टाल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि जरूर कोई बात है जो उसे पता है, लेकिन वह बता नहीं रहा है, बुजुर्ग ने कहा। यह सुनकर तीनों रह गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए, कहते हुए एक 500 का नोट राजीव ने उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया। अरे नहीं साहब, यह बात मैंने आपको पैसे के लिए नहीं बताई, बल्कि इसलिए बताई है क्योंकि रश्मिका मैडम भी मेरी एक बेटी समान है, कहते हुए उस बुजुर्ग ने हाथ झटकते हुए नोट को वापस कर दिया और मुड़कर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। गीता, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर राजवीर को जरूर सच्चाई पता चल गई होगी और इन लोगों ने उसका मुंह बंद करा दिया होगा, तभी उसने कोई इंक्वायरी नहीं की और केस को बंद कर दिया, राजीव ने बोला। तो हम अब क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि रश्मिका के गायब होने के पीछे दीपू, प्रदीप और भीखू का ही हाथ है? चिंतित होते हुए गीता ने कहा। हम एसपी ऑफिस जाएंगे और उन्हें सारी बात बताएंगे, राजीव ने कहा। यह ठीक रहेगा और हम इंस्पेक्टर की भी शिकायत करेंगे कि उसने कोई कार्यवाही नहीं की, गीता ने बोला। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम इन तीनों को रश्मिका का कातिल साबित कर पाए, प्रियंका बोली। हमारी उम्मीद अब एसपी ही है, गीता ने बोला। चलो तीनों जल्दी से एसपी ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों एसपी ऑफिस में थे। राजीव के कहने पर प्रियंका ने अपनी तरफ से एक तहरीर एसपी को दी, जिसमें उसने रश्मिका के गायब होने के बारे में लिखा और यह भी लिखा कि संबंधित थाने के इंचार्ज ने उचित कार्यवाही नहीं की और जिस वजह से वह चाहती है कि एसपी साहब इस केस को स्वतः संज्ञान में लें। उसने रश्मिका के गायब होने के पीछे विमल, दीपू और प्रदीप के होने की आशंका भी जताई। तहरीर को लेते ही एसपी ने तुरंत कार्यवाही का आदेश दिया और पूछताछ के लिए विमल को सबसे पहले बुलाया गया। विमल तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, ऊपर से पुलिस की सख्ती से वह टूट गया और सारी सच्चाई उसने एसपी के सामने बोल दी। उसके कबूलनामे के आधार पर दीपू और प्रदीप को भी उठा लिया गया। उन दोनों ने भी रश्मिका से रेप और हत्या की बात को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले जब रश्मिका ने उनके ऑफिस में आकर अपना काम संभाला था, तब से ही उन दोनों की गंदी नजर रश्मिका पर थी, लेकिन उसने शिवम से शादी कर ली और इसी गुस्से और जलन की वजह से ही उन दोनों ने शिवम का एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया। फिर ऑफिस के काम से रश्मिका को दिल्ली ले गए। उन दोनों ने सोचा था कि शायद रश्मिका को अपनी बातों में फंसाकर उसकी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से उन दोनों ने रश्मिका के साथ जबरदस्ती की और उसको भी कुचलकर मार दिया। लाश को हाईवे से लगे जंगल में फेंक दिया और जब रश्मिका के गायब होने की रिपोर्ट प्रियंका ने लिखवाई तो इंस्पेक्टर राजवीर ने ऑफिस में आकर पूछताछ की। उसे उन लोगों पर शक हो गया था तो उसने 10,000 इंस्पेक्टर को देकर उसका मुंह बंद कर दिया और रश्मिका के गायब होने की रिपोर्ट को भी बंद करवा दिया। उन दोनों के इस बयान से इंस्पेक्टर राजवीर को सस्पेंड कर दिया गया और विमल, दीपू और प्रदीप के ऊपर 2 लोगों की हत्या और रेप की FIR लिखी गई। फिर उन तीनों को घटनास्थल पर पुलिस की जीप में बिठाकर ले जाया गया। राजीव भी गीता और प्रियंका के साथ पुलिस के पीछे चल पड़ा। हाईवे पर पहुंचकर दीपू और प्रदीप ने वह जगह दिखाई जहां उन लोगों ने रश्मिका की लाश को फेंका था। वहां रश्मिका की सड़ी हुई लाश मिली। दीपू, प्रदीप और विमल को जीप में बिठाकर पुलिस अपनी कार्यवाही में लग जाती है। तभी अचानक से जाने कैसे जीप में आग लग जाती है और जब तक वह तीनों खुद बचते या कोई उन्हें बचाता, उससे पहले ही जीप में एक जोरदार धमाका होता है और जीप के साथ साथ दीपू, प्रदीप और विमल के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। पुलिस के साथ साथ प्रियंका भी हैरान हो जाती है कि आखिर यह कैसे हो गया। तभी एसपी के पास फोन आता है कि इंस्पेक्टर राजवीर ने पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। केस से जुड़े हर शख्स की मौत हो जाने की वजह से मजबूरन केस को बंद करना पड़ता है और रश्मिका की लाश का पंचनामा करके पुलिस उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। दूसरे दिन सारी पुलिस कार्यवाही और रश्मिका के अंतिम संस्कार को निपटाकर राजीव और गीता को शाम हो जाती है।
फिर प्रियंका को उसके घर छोड़ते हुए राजीव और गीता वापस दिल्ली के लिए निकलने को तैयार होते हैं। इस आधुनिक जमाने में कोई हमारे साथ हुई इस घटना पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि भूत प्रेत, शुद्ध हैल, आत्मा कुछ नहीं होती, वो बस हमारा वहम है, राजीव ने बोला। लेकिन बुराई हमेशा अच्छाई से हार जाती है, और गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा कभी छुपता नहीं है। जीते जी भी और मरने के बाद भी जिसको सच्चाई पता करवानी होती है वह करवा ही लेता है, गीता ने कहा। हाँ, और बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। और तुमने देखा था कि कैसे रश्मिका ने अपना बदला ले लिया उन तीनों से। सिर्फ एक फूंक मारी उसने और पूरी जीप जल उठी, राजीव ने बोला। तीनों से नहीं, चारों से। इंस्पेक्टर भी तो उस गुनाह में शामिल था, गीता ने याद दिलाते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। राजीव ने कार स्टार्ट करके दिल्ली दीपूपुर हाईवे पर दौड़ा दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोड के किनारे उन दोनों को सफेद साड़ी में हाथ जोड़ते हुए रश्मिका खड़ी दिखी। राजीव ने कार रोकी और दोनों झट से कार से उतरकर रश्मिका की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तब तक रश्मिका चांद की चांदनी में हवा बनकर गुम हो चुकी थी। लेकिन उसने शिवम से शादी कर ली और इसी गुस्से और जलन की वजह से ही उन दोनों ने शिवम का एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया। फिर ऑफिस के काम से रश्मिका को दिल्ली ले गए। उन दोनों ने सोचा था कि शायद रश्मिका को अपनी बातों में फंसाकर उसकी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से उन दोनों ने रश्मिका के साथ जबरदस्ती की और उसको भी कुचलकर मार दिया। लाश को हाईवे से लगे जंगल में फेंक दिया और जब रश्मिका के गायब होने की रिपोर्ट प्रियंका ने लिखवाई तो इंस्पेक्टर राजवीर ने ऑफिस में आकर पूछताछ की। उसे उन लोगों पर शक हो गया था, तो उसने 5 लाख इंस्पेक्टर को देकर उसका मुंह बंद कर दिया और रश्मिका के गायब होने की रिपोर्ट को भी बंद करवा दिया। उन दोनों के इस बयान से इंस्पेक्टर राजवीर को सस्पेंड कर दिया गया और विमल, दीपू और प्रदीप के ऊपर 2 लोगों की हत्या और रेप की एफआईआर लिखी गई। फिर उन तीनों को घटनास्थल पर पुलिस की जीप में बिठाकर ले जाया गया। राजीव भी गीता और प्रियंका के साथ पुलिस के पीछे चल पड़ा। हाईवे पर पहुंचकर दीपू और प्रदीप ने वह जगह दिखाई जहां उन लोगों ने रश्मिका की लाश को फेंका था। वहां रश्मिका की सड़ी हुई लाश मिली। दीपू, प्रदीप और विमल को जीप में बिठाकर पुलिस अपनी कार्यवाही में लग जाती है। तभी अचानक से जाने कैसे जीप में आग लग जाती है और जब तक वह तीनों खुद बचते या कोई उन्हें बचाता, उससे पहले ही जीप में एक जोरदार धमाका होता है और जीप के साथ साथ दीपू, प्रदीप और विमल के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। पुलिस के साथ साथ प्रियंका भी हैरान हो जाती है कि आखिर यह कैसे हो गया। तभी एसपी के पास फोन आता है कि इंस्पेक्टर राजवीर ने पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। केस से जुड़े हर शख्स की मौत हो जाने की वजह से मजबूरन केस को बंद करना पड़ता है और रश्मिका की लाश का पंचनामा करके पुलिस उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। दूसरे दिन सारी पुलिस कार्यवाही और रश्मिका के अंतिम संस्कार को निपटाकर राजीव और गीता को शाम हो जाती है। फिर प्रियंका को उसके घर छोड़ते हुए राजीव और गीता वापस दिल्ली के लिए निकलने को तैयार होते हैं। इस आधुनिक जमाने में कोई हमारे साथ हुई इस घटना पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि भूत प्रेत, शुद्ध हैल, आत्मा कुछ नहीं होती, वो बस हमारा वहम है, राजीव ने बोला। लेकिन बुराई हमेशा अच्छाई से हार जाती है और गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा कभी छुपता नहीं है। जीते जी भी और मरने के बाद भी जिसको सच्चाई पता करवानी होती है वह करवा ही लेता है, गीता ने कहा। हाँ, और बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। और तुमने देखा था कि कैसे रश्मिका ने अपना बदला ले लिया उन तीनों से। सिर्फ एक फूंक मारी उसने और पूरी जीप जल उठी, राजीव ने बोला। तीनों से नहीं, चारों से। इंस्पेक्टर भी तो उस गुनाह में शामिल था, गीता ने याद दिलाते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। राजीव ने कार स्टार्ट करके दिल्ली दीपूपुर हाईवे पर दौड़ा दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोड के किनारे उन दोनों को सफेद साड़ी में हाथ जोड़ते हुए रश्मिका खड़ी दिखी।
राजीव ने कार रोकी और दोनों झट से कार से उतरकर रश्मिका की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तब तक रश्मिका चांद की चांदनी में हवा बनकर गुम हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।